नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज का सबसे बड़ा सवाल भी मैं फिर से बनारस नगरी, काशी नगरी से कर रहा हूं, लेकिन आज काशी की बात नहीं, पूरे देश की बात होने वाली है। आपकी, मेरी, हम सब की बात होने वाली है। हमारी जेब पर पड़ रही मांग जो मार है, उसकी बात होने वाली है, क्योंकि ताजा आंकड़ा आया है। थोक महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स 12 साल के सबसे उछले स्तर पर पहुंच गया है। 12 साल के सबसे उछले स्तर पर 14.23% थोक महंगाई दर है। यह पिछले महीने 12.54 थी। 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने लगातार दहाई का आंकड़ा पार करती दिख रही है महंगाई। और आप कहेंगे ये तो हम जानते हैं, हम महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। 2009 में जिसका रिकॉर्ड महंगाई दर ने नवंबर के महीने में तोड़ा है, महंगाई को लेकर त्राहिमाम मचा था पूरे देश में। 2010 में पीपली लाइव नाम की एक फिल्म आई थी और उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। तमाम चैनल्स हर रोज वो गाना चलाते थे, सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खायत जात है। और सवाल पूछे जाते थे सरकार से कि महंगाई की मार कब तक झेलेंगे हम। और जो ये महंगाई का आंकड़ा आया है, अब इसकी थोड़ी तफसील आपके सामने पेश करूंगा। आप कहेंगे फल, फूल, सब्जी, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सरसों तेल की कीमत वो 200 रुपए पार कर रही है। रसोई गैस है 350 रुपए महंगी हो चुकी है। पीएनजी भी महंगी हो गई, जो पाइप्ड गैस आती है सोसाइटीज़ में, घरों में आजकल, वो महंगी हो गई। सीएनजी महंगा हो गया, कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे हो गए। लेकिन थोड़ा सा इसे और बढ़ाता हूं जानकारी को आपके लिए। जो फूड आर्टिकल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें, 4.88% का इजाफा हुआ है इसी महीने में, लगभग 5%। सब्जियों के दाम 4% बढ़ गए हैं। और जो तेल है, तेल ने हमारा तेल निकाला, मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूं, जो पेट्रोल और डीजल 120 रुपए पेट्रोल, 110 रुपए डीजल पहुंच गया था। फिर सरकार ने रहम किया, एक्साइज ड्यूटी काटी, राज्यों को वैट काटना पड़ा। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काटने का ऐलान 3 नवंबर को कर दिया था। तो घटे हुए पेट्रोल डीजल के दाम के बावजूद भी महंगाई में इनका पुट 39.81% था। 39.81%, यानी कि वो जो राहत भी मिली कि 10-12 रुपए कम हो गया पेट्रोल या डीजल के दाम, पर वो बढ़े तो कितने थे, 30 रुपए से ऊपर बढ़ गए थे। तो ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो सामान हम खरीदते हैं, 11.92%, 11.92%। और इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है? क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जनवरी के महीने में अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो अपनी जेब और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कार कंपनियां अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले हैं। पेंट्स के दाम बढ़ गए। अब मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी देना चाहूंगा। यह एक सर्वे किया गया है, सर्वे किया नीलसन ने। वो कहते हैं कि गांव में जो पैकेज्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मांग 3% कम हो गई है, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दाम जो बढ़ रहे हैं उसका आकलन बता दूं, पेंट कंपनियां, घर में सफ़ेदी अगर आप कराएं, और दीपावली के मौके पर बहुत से लोगों ने कराया होगा, 18% दामों में इजाफा हो गया है रंग रोगन के। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट्स में, खाने पीने के लिए भी अब वो सामान बनाते हैं, 7% उन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। बिस्किट कंपनियां, छोटी सी चीज़ है, 5-5 रुपए के बिस्किट के पैकेट भी आते हैं, दाम बढ़ गए हैं 10%।
तो इसका लब्बो-लुबाब ये है कि आम आदमी परेशान है, त्राहिमाम कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ तो 2% पर आ गई थी, सप्लाई बॉटलनेक्स कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो असमंजस की स्थिति है, आम आदमी खरीद नहीं सकता। कंपनी बनाना चाहे तो बनाए कैसे, और बनाएंगी तो महंगे दामों पर उन्हें वो चीज आपके सामने पेश करनी पड़ेगी। ये बहुत ही एक कैच 22 सिचुएशन है जिसका असर अर्थव्यवस्था की विकास दर की रफ्तार पर सीधा पड़ने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार ये बात, ये आशंका, ये रेड फ्लैग रेज कर रहे हैं कि ये महंगाई डायन हमें खा सकती है। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। इसे बस ये कह देना, अरे मौसमी वजहों के चलते फल सब्जियों के दाम बढ़ गए, अंडे मीट के दाम बढ़ गए, ओ ये तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका एकमात्र ही कारण नहीं है, यह एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और इस पर आम आदमी क्या कहता है, हमने देश के अलग अलग शहरों से आम आदमी की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। अब वो लाल नहीं, रिफाइंड इतना महंगा गया। टमाटर देखो जो 10-20 रुपए किलो थे वो 80-90 रुपए किलो टमाटर हैं। हर चीज महंगी है सर, तो क्या आदमी खाएगा? अभी दाल रोटी का ही गुजारा नहीं हो रहा है। मेरी उम्र में मैंने 2 रुपए किलो आटा खाया हुआ है, 25-30 रुपए किलो आटा कर दिया है। आटा भी देख के खाना पड़ता है, चीनी भी देख के। हम आधा किलो चीनी एक हफ्ते चलाते थे, अब 15-20 दिन चलानी पड़ती है हमें। लोग तो जो PSUs वाले हो तो हैंड टू माउथ है, आता है, कमाते हैं, खाते हैं, तो महंगाई की मार तो है सर। पहले तेल का रेट जो है 100 रुपये 120 रुपये हुआ करता था, कड़वे तेल का रेट, जो अब जाके 200 रुपये 195 ऐसे हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत है, सैलरी तो बढ़ी नहीं है किसी की। महंगाई तो सर जो काफ़ी बढ़ गई है, जो हम लोगों का जो किचन में है, तो इसके सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, राशन पानी का दाम बढ़ गया है। तो हम लोग जो चीज़ जो 5 किलो के आसपास खरीदते थे, इस समय हम लोग 2 किलो खरीद रहे हैं। बहुत असर पड़ा है, क्योंकि इसमें जो बजट हम पहले 2 केजी सामान खरीदते थे वो 1 केजी खरीद रहे हैं, हाफ केजी खरीद रहे हैं। तो अब इस पे इतना असर पड़ा है, गैस इतनी महंगी हो गई कि जो चाय हम दिन में 3-4 बार बनाते थे, मोस्टली 1 बार बनाते हैं। महंगाई तो काफ़ी है, हर चीज़ में बढ़ोतरी होते जा रही दिन प्रतिदिन, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गारमेंट्स हो, सारे चीज़ों में महंगाई होती जा रही है। महंगाई तो बढ़ी हुई है, खास करके सब्जी का दाम इतना बढ़ा हुआ है, एक आम आदमी के पहुंच से बाहर हो रही है। महंगाई से तो रसोई का भी बजट खराब हो चुका है, जैसे कि कुकिंग ऑयल 100+ हो चुका है, चीनी हो गई, चने की दाल, और रसोई का सारा बजट ही खराब हो चुका है। मीडियम वर्ग की तो जिन्हों कहते हैं पंजाबी च मीडियम वर्ग की कमर तोड़ती है महंगाई ने। महंगाई तो कम होनी चाहिए ना, इतनी बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग की जनता क्या करेगी? ये जनता लिए तो मुश्किल ही है ना। बस बहुत दुखी है जी, की करिए ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਾਲਾਂ, कितने कपड़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये आम आदमी की आवाज़ है देश के अलग अलग हिस्सों से कि महंगाई हमारी कमर तोड़ रही है, और ये सिलसिला क्या आगे भी चलने वाला है। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ थोक महंगाई दर की बात नहीं है, खुदरा महंगाई दर भी 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, 4.91%। अब कहने वाले कह सकते हैं, सरकार कह सकती है अरे 6% तक का 4 ± 2 हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, उसमें तो हमने काबू रखा है। लेकिन अगर हम नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन को आके, यानी कि खाने की चीज़ें हटा दें, तेल की चीज़ें हटा दें, तो वो 6.08 पहुंच गई है। तो महंगाई धीरे धीरे दीमक की तरह हमें खा रही है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बेलगाम होती जा रही है महंगाई। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से
महेश वर्मा अर्थव्यवस्था को अच्छी भले तरीके से, अच्छी भांति से वो परखते हैं, समझते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत टॉप मोस्ट फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं देश की। घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी हमारे साथ हैं, सरकार के साथ हैं ये तमाम मुद्दों पर। और जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश भाई, मेरा सवाल ये है, आपने देश भर में लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, आपके घर में सब ठीक है? हमारी भाभी कुछ कहती तो नहीं कि अरे भाई ये महंगाई कितना खाएगी, या कहती हैं? नहीं, आपकी चिंता जायज है, लेकिन सरकार चौकस है, सरकार सजग है, सतर्क है, और देश में ये सामर्थ्य है कि ऐसी चीजों से निपटा जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने अगर ये चिंता जाहिर करी है तो किसी चीज के लिए उस चीज से हम वाकिफ नहीं है, उससे भली भांति वाकिफ है कि हमें किस तरह से उससे निपटना है। अब रही बात की आप जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो कई चीजों पर आधारित होती है, जिसमें 36% तो आप समझ लीजिए कि फूड का ही उसमें कंट्रीब्यूशन हो। अब फूड इन्फ्लेशन को अगर आप कहीं तोलेंगे तो 1 से 1% के आसपास कहीं वो बढ़ा है। अब इसी का अगर कहीं आप उदाहरण लेंगे, तुलना करेंगे, पाकिस्तान में आप देख लीजिए 10% से ऊपर है। बांग्लादेश में जो है, अच्छा, पाकिस्तान से तुलना करने की नौबत आ गई? पाकिस्तान से हम खुद को तुलना करें? मैं कह रहा हूँ कोरोना काल है, विषम परिस्थिति है, अर्थनीति को आप भी संदीप भाई समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ चलिए अमेरिका से तुलना कर लीजिए, ब्रिटेन से तुलना कर लीजिए, तब तो आपको तसल्ली हो जाएगी। 80 के बाद सबसे ज्यादा अमेरिका में इस समय महंगाई है। ग्रेट ब्रिटेन में तेल मिलना मुश्किल हो रहा है। और जो ये WPI की अगर आपने बात कही, तो ये वो चीज है जो मिनरल है, मेटल है, केमिकल है, इन पे जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका ये इम्पैक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। मैं एक सेकंड ना मैं थोड़ा मैं भी समझा दूं दर्शकों को। आप कह रहे हैं इंपोर्ट करने का उसका इम्पैक्ट है। दरअसल दर्शकों, जो ये थोक महंगाई दर का आकलन होता है, इसमें वस्तुएं होती हैं, उनकी वेटेज होती है। तो 100 का आंकड़ा है, उसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनकी वेटेज है 22.5% के करीब। जो तेल और ऊर्जा है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 13.15%। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64.23%। और जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका 24.38, लगभग 1/4, 25%। और उसमें इजाफा हुआ है 6.25% का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, महेश वर्मा 64% जिसका कंट्रीब्यूशन है, 11.92%, 12% महंगे हो गए हैं, ये सिर्फ इंपोर्ट के चलते। देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप जो जिन चीजों को लेकर आप ये बात कह रहे हैं, ये चिंता अगर सिर्फ भारत के लिए आप भारत के बारे में सोचते हैं या हम अपने देश के बारे में सोचते हैं, और हम यही सोचते हैं कि जो कुछ भी है वो यहीं पर है और कहीं नहीं है, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि ग्रेट ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, डेवलप कंट्रीज हैं, वहां भी महंगाई बढ़ी है। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि वो अछूते हैं। अच्छा। इस महामारी से, इस पेंडेमिक से सबके ऊपर इम्पैक्ट आया। अब रही बात कि हम जो आपसे इसमें एक चीज का जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो आम आदमी है उसके जीवन पे, इसको लेकर वो आम जीवन प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार पहले से सजग थी और ये जानती थी कि कुछ इस तरह की चीजें आएंगी जो हमें इंपोर्ट करना है या जो आवश्यकता हमें बाहर से पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं उसका जो है ध्यान में रखकर ही ये जो 82 करोड़ फैमिली को आवश्यक खाद्य पदार्थ जो दिए जा रहे हैं, जिससे कि कुछ हद तक हम उस पे कंट्रोल करने में सफल भी रहे। सरकार की ये वो तो हमारे पास है ना, हमारे किसानों की मेहनत से उतने खाद्यान्न हम उनका उत्पादन करते हैं, उगाते हैं, वो तो किसानों की वजह से। इंपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, फ्री में दे वो डिपेंडेंस कम करने के लिए सरकार। सुनिए ना ना, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। महेश भाई सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना, वो दे रहे हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा।
बात यहां पर इंपोर्ट्स की हो रही है। अब मैंने एक गाड़ी बुक कराई, मेरे पास फोन आया, ये मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं अपने दर्शकों को कि जी वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, आपकी गाड़ी की डिलीवरी डेट, एस्टिमेटेड डिलीवरी इज February 23। मुझे लगा, मैंने कहा नहीं तो क्या दिक्कत है, 23 फरवरी तक दे देना। कि नहीं सर, February 2023, क्योंकि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की कमी है। उस डिपेंडेंस को हमने कैसे कम किया, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं महेश, मुझे समझा दीजिए। और जनवरी में गाड़ियों के दाम फिर बढ़ेंगे इसके चलते। देखिए, आप जो जिन चीजों के ऊपर मैंने आपसे क्या कहा कि हम सजग भी हैं, सतर्क भी हैं, और देश इस सामर्थ्य में है कि कोई भी ऐसी चीज हो, अगर इस तरह की चिंता है आपकी, तो ऐसा नहीं, इस चिंता से हम वाकिफ नहीं है। हम इसके ऊपर जो बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं वो हमारे पास मौजूद भी है और हम कर भी रहे हैं। अब वो दिखाई ना दे वो अलग बात है। मैंने आपसे बेस्ट से बेस्ट जो दे रहे हैं, आपने दूसरी बार ये बात कही कि सरकार सजग है। एक मिनट सुनिए ना, सजग है और कदम उठा रही है। ये उस तरह की बात हुई कि किसी इलाके में दंगा हो गया और पुलिस का रटा रटाया जवाब होता है, सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल। आप सजग हैं तो 80 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए क्यों बिक रहा है? 350 रुपए गैस के दाम क्या इंग्लैंड में और यूएस में बढ़ गए क्या? 120 रुपए पेट्रोल के दाम थे या 110 रुपए डीजल के दाम थे? मैं ये पूछ रहा हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में आप जो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप सरसों की तेल की जो आपूर्ति जो करते हैं, या जो तेल की हमारी आवश्यकता है, जो खाद्यान्न तेल की, उसको आप किस तरह से पूरा करते हैं? सब सरसों के तेल से ही पूरा करते थे क्या? नहीं करते थे, उसमें पाम ऑयल आप इंपोर्ट करते थे। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है घरेलू खपत में? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो अगर जब आप बात ये करते हैं तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं सामने रख के बात करिए ना कि भाई हम किस तरह से जो है खाद्यान्न तेल की हमारी कैसी पूर्ति होती, हम कितना बाहर से लेते थे, हम कितना अंदर से लेते थे, तो आपको समझ में आएगा। नहीं, सरकार सजग है। तो मुझे ये बताइए, इस साल नवंबर के महीने में थोक महंगाई दर 14.23% बढ़ी और पिछले साल नवंबर 2020 में यही थोक महंगाई दर 2.29% थी। अब वो 14.23 हो गई सजगता के बावजूद। आपकी हाँ, नहीं, मैं सजगता, देखिए सजगता क्या थी हमारी, सबसे पहले कि कॉमन आदमी, आम आदमी की परेशानी जो है उस तरह से ना रहे। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां 130 करोड़ की आबादी है, जहां पे मैक्सिमम लोग जो है वो हैंड टू माउथ हैं। उनको ध्यान में रख के सबसे पहले सरकार ने उसके लिए कमर कसी। अब और भी चीजों पे हम लगे हुए हैं। जो हमारी मौद्रिक समीक्षा है उसमें हम हर समय इस बात के लिए सतर्क रहते हैं कि जो हमारी जो जिस तरह से मतलब आप 5 किलो अनाज दे देते हैं, 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल दे देते हैं और फिर उसे कहते हैं कि 200 रुपए लीटर वाला सरसों का तेल खरीद के इसमें दाल सब्जी बना लो। देखिए 200 लीटर वाला सरसों का तेल या और भी चीजें हैं जो कि जिसकी जो महंगाई है, जो आप कह रहे हैं कि भाई ये फलानी चीजें की चीजों में रेट में कीमत में बढ़ोतरी हुई है। भाई टमाटर 70 रुपए है ना, प्याज 50 रुपए किलो बिक रहा है ना। कम हो गया, आज का रेट निकालिए ना, आज टमाटर पे रेट कितना बताइए तो। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि आप अब वो अगर इतना टाइम होगा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि कितना कम हुआ, लेकिन सवाल ये नहीं है। चलिए वो निकालिए, थोड़े से वो आंकड़े भी निकालिए। नहीं, ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, अस्थायी तौर पे आप ये मान के चल रहे हैं कि इस देश में यही रहेगा, ये इसी तरह से चलायमान रहेगा, ये इसी तरह से गतिमान नहीं। तो मतलब हम इस बात की तसल्ली ले लें, आप ये कह रहे हैं इस बात से तसल्ली कर लें कि ये परमानेंट नहीं है। अरे ये थोड़े बहुत दिनों के लिए दुख भरे दिन है। ये किसी भी सरकार में, किसी भी अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए संदीप जी, ये महीना 2 महीना में सब सरकार में सब चीजों, और ये तो ऐसे दौर में आप ये बात को उठा रहे हैं जब सबकी हालत पतली है। ये हमारी आपकी मतलब हम और आप भी अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे, जो सबकी हालत पतली है, ये बात भी आपने 3 बार कह दी। सुप्रिया श्रीनेट स्क्रीन पर। सुप्रिया, महेश वर्मा कह रहे हैं सरकार सजग है, कदम उठा रही है और ये महंगाई दरअसल ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। कौन सा देश इससे बचा है? सभी को महंगाई डायन खाई जा रही है।
आपने क्योंकि उस गाने का जिक्र किया था अपने इंट्रोडक्शन में, पीपली लाइफ का वो गाना, उसके पहले की लाइन थी, सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। दो बदलाव हुए हैं अभी से। पहली बात, सैया कमा नहीं रहे, 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, 10 करोड़ रोजगार बनाना तो दूर, 10 करोड़ रोजगार नष्ट हो गए हैं पिछले 7.5 सालों में मोदी जी की नाक के नीचे। तो सैया कमा नहीं रहे, ना कोई खुद कमा रहा है। दूसरा, महंगाई डायन नहीं, अब महंगाई भाजपा की डार्लिंग हो गई है। अब ये तरह तरह से आपको समझाते हैं कि कैसे विश्व भर में ये हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बड़े सजग हैं। नहीं साहब, आप सजग नहीं है, और मैं बताती हूं आप सजग क्यों नहीं है। इन्फ्लेशन में एक सबसे बड़ा डेटा होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन जिसमें ना फूड ना फ्यूल इन्फ्लेशन आता है, वो 6.1% पे है। महीने दर महीने वो चढ़ रहा है, वो स्टिकी होता है। वो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है उसके बाद घटने में बड़ा टाइम लेता है। ये लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं, जो WPI जो होलसेल इन्फ्लेशन आया है 14.23% पे एट मल्टी ईयर हाइज, ये अभी आने वाले महीनों में त्रासदी मचाने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर फिनिश प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ाएगा। कंपनीज इसको ऑब्जॉर्व नहीं करेंगी, बढ़ रहे हैं, बढ़ाएगा क्या, बढ़ रहे हैं, करेंगी, चीजें महंगी होंगी। अभी 6 महीने पहले, जी हां वही मैं बोल रही हूं, साबुन, तेल, कॉफी, चाय, इन हर चीज का दाम, खाने की हर चीज का दाम 40% तक अभी थोड़े दिनों में बढ़ा है। आप जानना चाहते हैं गरीब पर क्या बीत रही है? एक छोटा सा आंकड़ा आपको देती हूं। अगर एक किसान को 1 लीटर सरसों का तेल आज खरीदना है तो उसको 14 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा। पूरे महीने के तेल के लिए उसको 1 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। यहां पर लाकर आपने देश को खड़ा कर दिया है। और ये महंगाई से कमर तब तोड़ी जा रही है जब मंदी से जनता त्रस्त है। ये अंतर है। जब आप विश्व के राष्ट्रों से कंपेयर करते हैं तो जरा पलटकर ये भी बता दीजिए कि वहां पर ग्रोथ रेट कितना है और हमारे यहां ग्रोथ रेट कितना है। हम तो मुश्किल से 1% हमारा तो दूसरी तिमाही का 8.4% हमारा ग्रोथ रेट है। कंपैरिजन करिए। संदीप जी, क्यों आप छेड़ते हैं इन लोगों को? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं इसका क्या मतलब है। 8.4% वर्सेस 7.4% का जो संकुचन हुआ था इसी तिमाही में पिछले साल, मतलब 7.5 फीट गहरे गड्ढे में हम गिरे थे, 8.5 फीट उतरे। ये तो आप भी जानते हैं कि हम सिर्फ 1 ही फीट सर अभी बाहर निकाल पाए। अभी धड़ पूरा जमीन के नीचे ही है। ये आप जानते हैं। आप जानबूझकर ये बोलकर मुझसे बुलवाना चाह रहे थे, चलिए मैंने बोल दिया। नहीं, पर सुप्रिया, मैं कुछ और भी बुलवाना चाह रहा हूं आपसे। जब आप सरकार की सजगता पर सवाल उठाती हैं, सरकार, आपने उस गाने का भी जिक्र किया, और तब आप एक प्रोफेशनल, एक वर्किंग जर्नलिस्ट थी, यू आर अ बिजनेस जर्नलिस्ट, और उस वक्त प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और ये गाने सब चलाते थे और सवाल पूछे जाते थे, और तब वो भी यही कहते थे कि ये कोई परमानेंट थोड़ा है, टेम्पररी फेज है, हम इसको महीने 2 महीने में काबू कर लेंगे। और वो 13 महीने सिलसिला चला था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो सब सरकारों का कुल मिलाकर रुख रवैया वही, वो ना दंगे वाली जो मैंने बात की, सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल। कांग्रेस भी वही कहती थी, बीजेपी भी आज वही कह रही है। नहीं, मैं आपसे नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं बताती हूं ऐसा क्यों नहीं है। क्या आज सरकार के पास एल्बो रूम है महंगाई को काबू में लाने का? बिल्कुल है। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो 13 बार बढ़ाई गई थी उसको अभी तक रोल बैक नहीं किया गया है। अगर एक बड़ी तादाद में एक्साइज ड्यूटी रोल बैक हो जाए तो फ्यूल इन्फ्लेशन, जो बड़ा तादाद होता है इन्फ्लेशन का, वो अपने आप घटेगा। ऐसा क्यों हुआ कि सरकार के थोड़े बहुत दाम करने पर भी फ्यूल इन्फ्लेशन नहीं घटा? क्योंकि एक्साइज का कंपोनेंट अभी भी बहुत हाई है, उसको घटाइए। सरकार के पास एल्बो रूम है, 1000 पर रसोई गैस बिक रही है, क्या सरकार के पास एल्बो रूम नहीं है? रुपी डेप्रिसिएशन के चलते सरकार के पास एल्बो रूम होना पड़ेगा। आज गरीब जनता त्रस्त है, आपको उस जनता को राहत देनी पड़ेगी। एल्बो रूम तब कम था, आज एल्बो रूम ज्यादा है। आपने 13 बार एक्साइज बढ़ाई है, आप 2 बार की बढ़त को ही घटा दीजिएगा तो बहुत राहत आ जाएगी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। AK वाजपेयी महंगाई की मार को
पार फॉर कॉस्ट मान लें कि ये सामान्य प्रक्रिया है, हो जाती है महंगाई? या दरअसल अब पीड़ा होने लगी है? आपके घर में भी वो पीड़ा महसूस की जा रही है क्या? पीड़ा तो है और खास तौर से जो बीपीएल वाले लोग हैं उनके यहाँ ज्यादा पीड़ा होती है। देखिए ये समस्या अभी आपने डाटा दिए, डाटा कोई नहीं झुटला सकता। उसके साथ साथ आपने ये भी कहा कि 12 साल के बाद रिकॉर्ड स्तर पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 साल पहले भी यही पोजीशन थी। देखिए उस समस्या को समझना पड़ेगा कि 12 साल पहले किसकी सरकार थी और आज किसकी सरकार है। सरकारों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज हमें कल को मगर ये आ जाएंगे तब भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि कल ये थे तब भी यही स्थिति थी। देखिए 2-3 चीजों को आप संदीप जी जरा जनता को समझने दें। एक तो है कि हमारे यहाँ 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें 80 करोड़ लोग जो हैं वो बीपीएल के उसमें आते हैं। दूसरी समस्या ये है कि बीपीएल को भी निपटना है। बीपीएल में आते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन मान रहे हैं ना। 1 मिनट रुकिए जी, आप ये मान रहे हैं, क्या सरकार ये मान रही है 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? नहीं, वो नहीं मान रहे, वो सरकार ये नहीं कह रही। हम ये बीपीएल वर्ड नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि गरीब की अधिकता है। परसेंटेज कितनी है वो आप बेहतर जानते होंगे, डाटा हमारे पास नहीं है उसका। बट हम ये कह रहे हैं कि नहीं, सरकार भी नहीं बताती ना, बट मेजॉरिटी उन्हीं की है, ये तो मान लेंगे। और अभी हाल फिलहाल का डाटा माने, अगर गरीबी का मान लो जो 80-82 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो अगर हम वेलफेयर स्टेट है तो क्या उन चीजों को छोड़ देंगे? अच्छा। इसके साथ साथ ओहो, गरीबों को 5 किलो अनाज देने के लिए हमें महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, आप ये तर्क दे? हम ये नहीं कह रहे, तीनों चीजों को समझिए। बीपीएल, गरीबी, डेवलपिंग कंट्री, रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट कंट्री की क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, साधन भी मुहैया कराने हैं, हेल्थ स्ट्रक्चर भी ठीक करना है। मतलब हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर डेवलपिंग कंट्री की रेस में जाओगे और इधर वेलफेयर स्टेट है, तो दोनों का तालमेल करने की जो समस्या होती है वो सबसे बड़ी समस्या है, और उसी को महंगाई में कन्वर्ट होती है। इसीलिए हमने कहा कि सरकार कोई भी होगी बैलेंसिंग करना पड़ता है, लेकिन जितना मर्जी बैलेंसिंग आप करिए। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, बैलेंसिंग करनी पड़ती है तो मतलब सरकार जन कल्याणकारी नीतियां नहीं चला रही थी अपने कार्यकाल के पहले 5.5 साल में? क्योंकि उस वक्त तो सरकार सबसे बड़ी अपनी कामयाबी ये बताती थी आर्थिक मोर्चे पर। कोरोना काल से पहले भी लगातार 8 तिमाही हमारी विकास दर गिरती आ रही थी, 6.8 से गिरकर वो 3.1 तक हो गई थी, पर सरकार कहती थी देखिए महंगाई की मार नहीं पड़ रही। तो ये अब महंगाई की मार क्यों पड़ने लगी? अरे वो बता रहा हूं मैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि पिछले 2 साल का जो संकट काल जा रहा है उसका भी तो रिएक्शन है। 130 में से अगर 100 करोड़ को मुफ्त टीका लगाएंगे, 82 करोड़ को मुफ्त राशन देंगे, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? साथ के साथ 16 करोड़ की उसका नतीजा ये निकलेगा कि प्याज, टमाटर, साग, सब्जी उनके दाम बढ़ जाएंगे, दालों के दाम बढ़ जाएंगे। जो दाल 80 रुपए की दाल 120-140 रुपए में बिकने लगेगी। गैस का सिलेंडर 350 रुपए बढ़ जाएगा, 1000 रुपए का हो जाएगा। कमर्शियल गैस का सिलेंडर दिल्ली में 2100 रुपए हो जाएगा। ये साग सब्जी का जहां क्योंकि वेलफेयरिज्म हो रहा है, ये टेम्परेरी फेस है। साग सब्जी मामला सीजनल मामले से जुड़ा होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये अप्रिशिएट करके चलना पड़ेगा कि ये सरकार ईमानदारी से बैलेंसिंग करती चली आ रही थी। लेकिन अगर ये 2 साल का पीरियड, अच्छा ये सीजनल है, एक मिनट, सीजनल, चलिए सीजनल की बात मान लेता हूं क्योंकि आप बहुत जोर दे रहे हैं। तो ये 1 दिसंबर 2020 को 594 रुपए का जो गैस का सिलेंडर था दिल्ली में, वो 950 रुपए का कैसे हो गया? ये भी सीजनल इफेक्ट है क्या? करता रहेगा जो हर महीने की 3 या 4 तारीख पेट्रोल पे प्रोग्राम देखिए, आपने पेट्रोल पे कितने रोज प्रोग्राम किया क्योंकि रेट बढ़ रहे थे। उसके बाद सरकार ने रास्ता निकाला कि नहीं निकाला?
किसी तरीके से उसको कम करने की अच्छा, कोशिश रास्ता की। निकाला। जो दाम कम भी 28 किया। से 30 रुपए बढ़ा दिए थे, उसमें 5 रुपए पहले 10 कहा रुपए की कमी कि कर दी। ये जिगलरी इतनी आसानी से नहीं सुलझ सकती है कि ये इतनी आसानी से ऊपर गई और एकदम नीचे आ जाए। देखिए, सरकारों के आप पुराना रिकॉर्ड देखते रहिए। आप एक बात बताइए, 1970 में क्या भाव था पेट्रोल और आज क्या भाव है? तो ये क्यों हुआ भाई? तो ये अगर आप प्रगति अच्छा, करेंगे तो मतलब जो 2000 एक मिनट 2010, 11, 12, 13 में महंगाई को लेकर सड़क पर उतर जाती थी बीजेपी, कुछ नेता सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाते थे, तो वो सिर्फ एक पोस्चरिंग थी। सरकार में जो भी आएगा महंगाई का वो कुछ नहीं कर सकता ना, उसमें फर्क अच्छा, है। फर्क है, बताइए। कांग्रेस के शासन काल में जो करप्शन का भंडारा बॉक्स था, जो करप्शन का एक गुब्बारा बना हुआ था, जो मिनिस्टर तक इन्वॉल्व हुआ करते थे, वो यहाँ मिसिंग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस और ये सिमिलर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही अच्छा, है। ये अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया आपने अच्छा टॉकिंग पॉइंट दिया। जीएसटी तो दरअसल एक वाजपेयी ये कह रहे हैं कि जो महंगाई थी यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, वो करप्शन के चलते थी। यहां पर जो महंगाई है वो करप्शन के चलते नहीं है, ट्रांसपेरेंसी के चलते है, पर महंगाई यहां भी है। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 2-3 बातें स्पष्ट हैं। शायद प्रधानमंत्री जी की तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी कि देश की महंगाई बढ़ रही है। आज देश में कोई चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है। वित्त मंत्री कहाँ खोई हुई है, आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। महंगाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए तो कहते हैं ये अच्छे दिन का दौर चल रहा है। आप सोचिए, आप एक ऐसा टमाटर 100 रुपए किलो खा रहे हैं जो ब्रिटेन में इससे महंगा है, जो यूएसए में इससे महंगा है। आप 100 रुपए जो किलो जो टमाटर खा रहे हैं, ये आपका अच्छा दिन है। और 12 साल के सबसे सर्वोच्च स्तर पर जो महंगाई पहुंची है, ये भी आपके अच्छे दिन है, क्योंकि इसमें सरकारों का तो कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो डुबकी लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तपस्या और बढ़े ताकि चीजें। इस सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार के पास न नेता है न नीति है। इनके पास आप महंगाई का सवाल पूछिए तो 1970 पे लेके जाएंगे, 12 साल पीछे लेकर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किस नीति या आर्थिक सोच से ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे थे। ये नहीं बताएंगे। क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं, घनश्याम तिवारी? एक सेकंड घनश्याम, क्या इस बात को डिनाई करेंगे आप कि जैसे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, उनके दामों में 11.92% का जो इजाफा हुआ है, ये एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है इसका। कमोडिटी प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ इनपुट कॉस्ट जो है वो लगातार हर जगह बढ़ रही है और उसकी मार हमें भी झेलनी पड़ रही है। मतलब दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था अच्छी चले तो वो ग्लोबल त्रासदी है जिसकी मार हम झेलें और हमारे यहाँ मंदी आ जाए। दुनिया के देशों, जिन देशों का उदाहरण दिया, सभी जगह एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई रही है, लेकिन जब वहां इन्फ्लेशन आए तो हम उस चीज के पीछे छुप जाएं। देखिए, ये सरकार केवल जनता को बेवकूफ बना करके छुपती रहती है। ये बताइए कि इस सरकार में किसने तय किया है कि रोजगार देंगे, किसने तय किया है महंगाई कम करेंगे? जो फूड सिक्योरिटी का कानून कांग्रेस की सरकार लाई थी, उसके पीछे मोदी और योगी की तस्वीर लगा करके पूरे उत्तर प्रदेश में बांट रहे हैं। जनता को भिखारी समझते हैं ये लोग कि हमने आपको बांट दिया, अब आप 100 रुपए किलो टमाटर खाइए, 200 रुपए किलो तेल लीजिए और 100 और 150 रुपए तक पेट्रोल और डीजल का दाम दीजिए और मोदी महान है और उनके मोदी और योगी का तमाशा देखते रहिए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी, उसके इर्द गिर्द की एक मीडिया मंडली है, भक्त मीडिया मंडली, जो दिखाएगा 2 दिन तक मोदी जी का तमाशा। जब श्रीनगर पे अटैक हो जाता है, पार्लियामेंट के 20वीं सालगिरह पे कोई सवाल नहीं पूछता। इस देश में अगर आप सवाल पूछिएगा तो आपको कहा जाएगा यहां मत देखिए, आप पिछली सरकारों को देखिए, आप 1970 को देखिए, नेहरू को देखिए, आप यूएसए को देखिए, यूके को देखिए। क्या देश के प्रधानमंत्री के पास जुमलों के अलावा कुछ बचा नहीं है? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, किसने कहा था? इन लोगों ने कहा था। अच्छे दिन आएंगे, किसने कहा था? इन लोगों ने कहा था। काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में आएंगे, किसने कहा था? इन लोगों ने कहा था। 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसने कहा था? इन लोगों ने कहा था। बहुत हुई महंगाई की मार, किसने कहा था? इन लोगों ने कहा था। ये सारे जुमले बोलने के बाद आज ये लोग कह रहे हैं कि आप जो 100 रुपए किलो टमाटर खा रहे हैं, आप खुशनसीब हैं, ये आपके अच्छे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ घनश्याम, आपने अपने यूपी वोट बैंक को भी अच्छा खासा एक भाषण दे दिया है, पर मेरा सवाल, देखिए ये गंभीर समस्या है विजय सरदाना। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, इज इट और इजंट इट
a huge cause of concern. संदीप जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि बाजार हमेशा सच्चाई दिखाता है, चाहे हम उसको माने या ना माने। अगर बाजार में महंगाई है तो हमें मानना पड़ेगा, अगर बाजार में रेट गिर रहे हैं तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो बाजार है वो समाज का एक कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव रियलिटी दिखाता है, क्योंकि वहां पे सैकड़ों बायर भी हैं, सैकड़ों सेलर भी हैं, तो किसी का कंट्रोल नहीं है वहां पे, आप वहां मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि बाजार हमेशा सच्चाई दिखाता है और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उसको बाजार को बहुत ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा कि बाजार में ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये चर्चा की थी कि जो रिटेल प्राइस है वो उतना नहीं बढ़ा जितना इस बार होलसेल प्राइस बढ़ा, और ये एक्सपेक्टेड था। कारण बहुत सिंपल था कि जब महंगाई हुई थी तो उस समय कंपनियों ने जो प्राइस राइज है वो ट्रांसफर नहीं किया था कंज्यूमर पे। इस बार उन्होंने सारा प्राइस राइज हर सेक्टर ने कंज्यूमर पे ट्रांसफर कर दिया, इसलिए आपको होलसेल प्राइस ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा। और ये सच्चाई है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। अब ये समझने की बात है कि भारत के पास ऑप्शन क्या है, हमारे को करना क्या पड़ेगा। हम आंसर की अगर बात करें, ये बात सही है कि दुनिया के हर देश में परेशानी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं, आंसर पर भी आते हैं और आंसर ही हमें हल ढूंढने ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस समस्या की विकरालता का, मैं एक सेकंड, ये समस्या की विकरालता का भी अंदाजा होना चाहिए ना दर्शक को भी, सरकार को है पर दर्शकों को भी होना चाहिए। जो बात सुप्रिया भी उठा रही थी, जो कोर इन्फ्लेशन है 6.08% है। अब जो सारे जानकार और आपने इशारा किया कि पहले तो मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट आप पर या मुझ पर ट्रांसफर नहीं की, अब कर दी है। वो स्टिकीनेस जो बनती जा रही है, आने वाले दिनों में जो सामान जो उत्पाद हम खरीदेंगे वो और महंगे हो सकते हैं। ये खतरा, ये तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है ना विजय सरदाना, या मैं गलत विश्लेषण कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल सही विश्लेषण है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको बाजार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाजार एक इकोनॉमिक स्थिति का सबसे सुदृढ़ आईना है, और जो प्राइस होता है वो सब कुछ कैप्चर करता है, आपकी पॉलिसी, आपकी कस्टम ड्यूटी, आपका इन्फ्लेशन, आपका डिमांड, आपकी सप्लाई। इसीलिए प्राइस जिसके बेस पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, वो पूरी इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, पहली बात। दूसरा जो मेरा ये कहना है, जहां तक ये कि हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दुनिया का कोई बाजार, कोई मंडी भारत को पूरी तरह से सप्लाई नहीं दे सकती, क्योंकि हम बाजार में कोई आइलैंड कंट्री तो है नहीं, हम कोई श्रीलंका या मालदीव तो है नहीं कि 2 कंटेनर मंगाएंगे काम चल जाएगा। हमारे अगर शॉर्टेज होगी तो वो मिलियंस ऑफ टन्स में शॉर्टेज होगी, और मिलियंस ऑफ टन्स इंटरनेशनल मार्केट में जब आप खरीदने जाते हैं तो सेलर तुरंत रेट बढ़ा देते हैं, तो जब हम खरीदने भी जाएंगे तो हमें नुकसान हो। इसीलिए ये हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे किस चीज की कितनी डिमांड है। इसके आंकड़े हमारे पास आज भी नहीं है। उदाहरण के लिए, इस देश में साल में कितना टमाटर या हर महीने कितना टमाटर चाहिए, क्या कोई आंकड़ा है? कितनी सब्जियां चाहिए, क्या कोई आंकड़ा है? कितना फल, मैं वही नहीं है। उसका कारण बहुत सिंपल है संदीप जी, कि हमने अभी तक मार्केट के साथ जुड़ के अपनी पॉलिसीज नहीं बनाई है। हमारी सारी पॉलिसीज, खासकर फूड इन्फ्लेशन पॉलिसीज या एग्रीकल्चर पॉलिसीज, वो पॉलिटिकल कंसीडरेशन पे बनती है। इसीलिए हम नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर हमारी पॉलिसीज का क्या हुआ, हमारे मेक इन इंडिया का क्या हुआ? आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो आत्मनिर्भर हम बने नहीं, हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। दवाइयां 40% बढ़ गई क्योंकि एपीआई का पुट 91% चीन से आता है। क्या ये हकीकत नहीं है? हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा। देखिए संदीप जी, आप ही का उदाहरण मैं दे रहा हूं, और पिछली बार भी हमने इस पे डिटेल में चर्चा की थी। आज आप कार बनाने की बात करते हैं, आज आप व्हाइट गुड्स की बात करते हैं जो इंडस्ट्री में बनता है। आपने 95-98% स्टील, मेटल, सब रबर, टायर सब यहां बना लिए, लेकिन 1% जो वैल्यू थी चिप की वो आप नहीं बना पाए। 99% किसी काम नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि हर सेक्टर में हमें
क्रिटिकल एनालिसिस करके देखना होगा कि इंटरनेशनल डिसरप्शन से जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इंपैक्ट आता है, उस इंपैक्ट के ऊपर हम कैसे मिनिमाइज इंपैक्ट करें और यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू करवाएं। चाहे उसके लिए हमें नई पॉलिसी बनानी पड़े, चाहे इंसेंटिव देना पड़े, चाहे मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर आज इसको यानी कि आप ये कह रहे हैं विजय सरदाना, नो, यू मेड एन एक्सट्रीमली वैलिड पॉइंट एंड एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमें गंभीरता, इसकी व्यापकता समझनी होगी। ये नहीं कि फल फूल सब्जी लेने गए, सरसों का तेल लेने गए, अरे जी महंगा हो गया, हाय तौबा मचा दी। इसकी विकरालता हमें समझनी होगी सुप्रिया श्रीनेत। और यहाँ पर, और मैं दर्शकों को भयभीत करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि आप एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप रिपोर्टर रही हैं, एडिटर रही हैं, ये देखिए अभी आज की तारीख में जब तक महंगाई थोड़ी बहुत काबू में थी और इकोनॉमी को थोड़ा हम पुश भी करना चाह रहे थे, तो ब्याज दरें काफ़ी सॉफन हो रही थी। होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, वो काफ़ी कम दरों पर आपको मिल रहा था क्योंकि महंगाई काबू में थी। अब ये महंगाई डायन अपना मुंह बाए खड़ी है, तो ये ब्याज दरों का जो कुशन थोड़ा बहुत एक जगह जो आम आदमी को कुशन मिल रहा था, वो कुशन भी जाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट ही इस बार का पढ़ लीजिए तो उनके लिए लो रेट ऑफ ग्रोथ और बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और इसीलिए जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करी गई है वो अभी डविश से अकोमोडेटिव से वो बिल्कुल हार्डन होगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसमें जो गुंजाइश रहती है आम जनता के लिए वो कम होती जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूं इस समय मॉनेटरी नहीं, फिस्कल एक्शन की जरूरत है। फिस्कल एक्शन में चाहे वो आप कौशिक बासु जैसे लोगों की बात सुनिए, इस समय वो क्या कह रहे हैं, लो ग्रोथ रेट, हाई इन्फ्लेशन, आपको लोगों की जेब में थोड़ा बहुत पैसा डालकर तरलता लानी पड़ेगी जिससे कंजम्पशन शुरू हो सके, जिससे इन्फ्लेशन पर काबू पाया जा सके। डिमांड और सप्लाई के गैप का मिसमैच भी है ये इन्फ्लेशन। ये डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, ये इनपुट कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन है। मुझे ऐसा लगता है इसका सबसे बड़ा कदम संदीप जी तब होगा जब सरकार स्वीकार करेगी कि समस्या है और उसके बाद निवारण ढूंढना जाएगा। हम डिनायल में रहेंगे कि अमेरिका में क्या हो रहा है और ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो रहा है, सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। महेश वर्मा, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। विकास दर जो पटरी पर दौड़ने की उम्मीद लगा रहे थे वैसा नहीं हो रहा है, वो आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, और महंगाई दर बढ़ती जाए, ये डबल वैमी, दोहरी मार पड़ने वाली है क्या या पड़ रही है? देखिए संदीप जी, मैंने आपसे शुरू में जो कहा, सरकार जो है कोई भी चीज कंसील करके, या सरकार जो है किसी भी तरह से उस तरह से काम नहीं कर रही है जो कभी कांग्रेस किया करती थी और कहा भी करती थी कि इनके यहाँ जुमला था बड़ा प्रसिद्ध, जो न खाता ना बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। और अब रही बात की संदीप जी, अगर ये बात आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो केसरी कहे वही सही, कांग्रेस कहे सही नहीं, कहे कांग्रेस कहे, उसमें फर्क मत आप करिए। अब रही बात की अभी की, तो अगर आप ये हमें बताना और जताना चाह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार जो थी 2014 में, वो हमें विरासत में हमारी जो आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत करके गई थी कि हम उसको खोखला करते जा रहे हैं, हम उसको खत्म करते जा रहे हैं। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, हम आज के डेट में बिल्कुल कंगाल और बेहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति, कंगाल बेहाल कोई नहीं कह रहा, आम आदमी महंगाई के चलते बेहाल हो रहा है साहब। मैं कह रहा हूँ कि कौन स्टेप 2021 की भी बातें हो जाएंगी कभी महेश वर्मा, या 2014 से पहले की बात होगी। अभी आपने टमाटर के ऊपर बात करी, नवंबर में क्या रेट थे, दिसंबर में क्या रेट थे, आप देख लीजिए उसको। अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूँ उसको करेक्ट कर दीजिए। सस्ते लग रहे हैं आपको, तो महंगाई क्या एक समस्या है, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। इसका इम्पैक्ट, इसका असर विकास दर पर भी पड़ेगा। जो ब्याज दरें अभी हमें कम ब्याज पर ऋण मिल जाता है, लोन मिल जाता है, उस पर भी पड़ेगा। और देश की अर्थव्यवस्था पर महंगाई बढ़ती चली जाएगी तो आपकी आमदनी लगातार घटती जा रही है, नौकरियां तो जा रही हैं, तनख्वाहें पहले ही घटी हुई हैं, बहुत सी जगह रिस्टोर नहीं हुई हैं। तो ऐसे में कब तक सहे महंगाई की मार? कुछ तो करो सरकार, और सरकार को हम कुछ करने के लिए ही चुनते हैं।
तो कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।